क्या नारा दे रहे थे वो लोग? नारा दे रहे थे 400 पार। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? इतना आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। न केवल ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। जो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे, उनके इंजन आपस में टकरा रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जनता का नुकसान हो रहा है।
सबसे पहले आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जहां देख रहा हूं पंडाल में उमस और गर्मी और बिल्कुल सट के लोग खड़े हुए हैं। जहां पंडाल हमें भरा दिखाई दे रहा है, वहीं दाईं तरफ भी जहां धूप से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, अपने गमछे से दोपहरी में धूप को बचाते हुए जहां दाईं तरफ मैं लोग देख रहा हूं, बाईं तरफ से लेकर के पेड़ जहां लगे हैं वहां तक मैं लोग देख रहा हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, वैसे ही जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। और ये पहला लोकसभा का चुनाव मुझे देखने को मिला है जहां पहले चरण से जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। और लग तो ऐसा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने समय समय पर हमें और रात को न जाने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, और जब हम लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली और इनका हर वादा झूठा निकला। जो 10 साल में और लखनऊ के 7 साल की सरकार में जो हमारे किसानों को, नौजवानों को और आम लोगों को सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार ने सुविधाएं तो दूर, हमारे किसान और नौजवानों के भविष्य में संकट पैदा किया है। और ऐसा संकट पैदा किया है कि हमें और आपको इनको सबक सिखाना है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। और एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं, यही जनता उनको इस चुनाव में बदलने का काम करेगी। हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के लोग और पूर्वांचल के खासकर लोग जब स्वागत करते हैं तो बहुत शानदार स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो बड़ी धूमधाम से विदाई भी करते हैं। जो लोग 2014 में आए थे, वो 2024 में उनकी विदाई होना तय है। और क्या नारा दे रहे थे वो लोग? नारा दे रहे थे 400 पार। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? न केवल हारने जा रहे हैं, बल्कि उनके नारे की बात तो हमें बाद में समझ में आई
ये लोग पहले से ही तैयारी में थे कि 400 सीटें नहीं जीतेंगे। क्या कह रहे थे? 400 पार। और हमारे नौजवान साथी जानते होंगे, वो जानकारी रखते हैं, गणित को भी समझते हैं। अगर कोई 400 पार कह रहा है तो बताओ 543 सीटों में 400 पार कितनी सीटें बनती हैं? अगर कोई कहे कि हम 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं तो बताओ 543 में कितनी सीटें बचती हैं? ये जो 143 सीटों वाले लोग जो सपना देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार 140 करोड़ की जनता उन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। कहने को ये कहते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है। ये दिल्ली और लखनऊ वाले लोग मिलकर के कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले? और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है, बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले 5 किलो चुराया, फिर 5 किलो चुरा दिया। बताओ कितने की चोरी की है खाद की बोरी से? और मैं सोचता हूं कभी कभी कि ये बोरी की चोरी आखिर कहां से सीख करके आए हैं। और जब कभी बाजार में आपने देखा होगा, बाजार में देखोगे अगर आप, तो ये बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीख करके आए हैं। हमारे साथियों को याद होगा, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कम नहीं किया, तो बताओ आज बिस्किट का पैकेट कितना छोटा हो गया। जिन्होंने बाजार से खरीदा होगा वो जानते होंगे कि आज बिस्किट के कितना है एक पैकेट में। अभी तो 5 आ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट में भी एक ही बिस्किट मिलेगा। इसलिए सावधान है कि नहीं है सावधान? न केवल बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब डीएपी लेने गए होंगे तो नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और ये कहा कि इस यूरिया के खरीदने के बाद, खेतीबाड़ी में डालने के बाद आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि नैनो यूरिया डलने के बाद भी कोई पैदावार नहीं बढ़ी, न हमारे किसानों को लाभ मिला। वहीं जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए थे, वैसे ही नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए। इन्होंने न केवल किसानों को धोखा दिया, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा कि हर परीक्षा इनके पेपर लीक हो गए। जो भी परीक्षा नौजवान देने गया, उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिन लोगों ने हिसाब किताब लगाया होगा, 1-2 पेपर नहीं,
बल्कि जितनी परीक्षा इस सरकार में हुई है सबका पेपर लीक हुआ है। और यहां तक कि हाल में ही जो अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम सबसे बड़ी भर्ती करके दिखाएंगे, हमारे नौजवानों ने बड़ी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ तैयारी की, फॉर्म भरा और इस सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जो परीक्षा होगी वो परीक्षा इतनी सुरक्षित होगी कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। जब नौजवान परीक्षा देने गया, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, और जब परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा कि उस पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हुआ है। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। अगर हम 60 लाख बच्चों के केवल मां बाप जोड़ दें और उसको अगर हम गुणा कर करके देख लें, अगर एक परिवार में 3 लोग भी नाराज हैं जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, तो 60 लाख का गुणा 3 से अगर कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया है। केवल नौजवानों के पेपर लीक होने की वजह से जो इनसे नाराज लोग हैं वो हर लोकसभा में 2,25,000 हैं। बताओ ये सरकार बचेगी कैसे? अगर कोई रास्ता हो इस सरकार का बचने का तो हमें बताएं आप। और हमारे तमाम साथियों को याद होगा, ये वही सरकार है जब कोरोना आया तो हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। और जब इनकी वैक्सीन की चोरी पकड़ी गई चंदा वाली, तो वही कंपनी वाले लोग कहते हैं कि अब हम आपसे वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें बताए जो वैक्सीन शरीर में लग गई है वो शरीर से वापस कैसे ली जाएगी? अगर कोई व्यवस्था हो सरकार के पास तो हमें बता दो। न केवल वैक्सीन वालों से चंदा लिया है, बल्कि आप जानते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों से पैसा वसूल लिया, चंदा वसूला इन्होंने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा करके, धमका करके पैसा वसूला है। और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जिन कंपनियों ने चंदा दिया उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, और अगर कोई मुनाफा कमाएगा तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। इस सरकार ने जहां किसान, नौजवान को धोखा दिया, वहीं लगातार इस सरकार में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां हम खाद, यूरिया, डीएपी, इसकी तो महंगाई जानते ही जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की चीज हो, बाजार में दवाइयां हों, और यहां तक कि हमारे नौजवान जानते होंगे, पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी?
और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? आखिरकार जो महंगाई बढ़ी है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। न केवल इन्होंने नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि हमारा नौजवान मेहनत करता था, तैयारी करता था फौज में भर्ती के लिए, और फौज में जाकर के वो पक्की नौकरी करना चाहता था वर्दी पहन करके, लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों को कहकर के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है, हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं कि कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन, रेलवे की ट्रेनें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था इकलौती इलाहाबाद बैंक थी वो बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्नि व्यवस्था लागू हो जाएगी? और क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था, अगर ये दोबारा आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी, खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। न केवल ये लोग नौकरियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी सरकारी नौकरियां उनको संविदा और आउटसोर्स पे भेज रहे हैं। और वो आउटसोर्स पे इसलिए भेज रहे हैं जिससे कि इन्हें आरक्षण न देना पड़े। इधर मैं देखता हूं कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आरक्षण को लेकर के बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने तमाम पीडीए परिवार के लोगों को कह करके जा रहा हूं, इतना आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। न केवल ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए हम इस चुनाव में आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जहां एक तरफ हमें अपनी आप को तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हमें और आप सबको मिलकर के इस संविधान को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए संविधान बचाने के साथ साथ आपको इस देश की लड़ाई में भी हम लोगों का साथ देना होगा। ये जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, जो लोग अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, अब जो माहौल बना है, लग तो ऐसा रहा है कि 4 जून के बाद न केवल मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है, बल्कि ये मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन मीडिया मंडल भी बदलेगा। और मीडिया मंडल के साथ साथ आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, अभी तो सुनने में आता था 16 लाख करोड़, लेकिन अब हिसाब किताब फिर लगा है
पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कर्ज का माफ किया है। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम बनाया कि जिन लोगों ने भी बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान और गरीब रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपका बैंकों से लाखों का कर्जा है उसको माफ करने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल कर्ज माफ होगा बल्कि हमारे किसानों की वो लड़ाई, उनकी पैदावार की कीमत दिलाने के लिए एमएसपी का अधिकार भी दिलाने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा, समाजवादी सरकार जब जब बनी हम लोगों ने और नेताजी ने जहां समाजवादी पेंशन देकर के गरीब परिवार की माताओं बहनों की मदद की थी, वही कन्या विद्याधन देकर के भी बेटियों को पढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। और वहीं जो 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं, और भरी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ता, इसलिए अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार की 300 लाख नौकरियां आरक्षण को लागू कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। जहां नौकरियों के अवसर होंगे वहीं याद होगा आपको इन बीजेपी वालों ने 2022 में राशन देकर के वोट लेने का काम किया था, और इन्होंने गरीबों को राशन में कभी दाल दी, कभी चना दिया, रिफाइन तेल दिया, नमक दिया। जब वोट मिल गया, सरकार बन गई तो राशन में कटौती कर दी, राशन की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। और आज हमारे गरीब लोग जानते होंगे कि उन्हें राशन में क्या मिल रहा है। राशन में पता नहीं क्या दे रही है सरकार, कोई खास गुणवत्ता नहीं के साथ नहीं दे रहा। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर करेंगे। और जिस तरह से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कभी पौष्टिक भी है, अपने हम नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बढ़ा करके पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ आपको डाटा फ्री देने का भी काम आने वाली सरकार में होगा। जहां आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पौष्टिक आटा और चीजों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आपको डाटा फ्री देने का काम करेंगे। ये जो लखनऊ वाली सरकार है, जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, वो हर चीज की नकल कर लेते हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। जो लैपटॉप में फोटो आती थी उसकी तो नकल की, लेकिन लैपटॉप की जगह बताओ क्या दिया आपको। और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, वो चलता ही नहीं है। न केवल इसकी नकल की है, इसलिए आज बहुत सारी जानकारी, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या हमें बहुत सारी जानकारी हासिल करनी हो, उसके लिए डाटा बहुत जरूरी है। इसलिए आटा के साथ डाटा, और आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हम लोग लैपटॉप तक भी सुविधाएं दी थी। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, वो एम्बुलेंस इन्होंने खराब कर दी। न केवल गरीब परिवार के लोगों को लिए चली थी,
बल्कि अपनी गर्भवती माताएं बहनों के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। गांव में रह करके फोन करता था, एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकार ने, जो समाजवादियों की चलाई हुई एम्बुलेंस को तो खराब किया ही किया है। और पिछले दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार में कोई भी ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए, उनको दवाई मिल जाए और उनके परिवार के लोगों को सही तरीके से इलाज हो जाए। कोई अस्पताल नहीं बनाया, न सुविधाओं को बेहतर किया। वहीं जो पुलिस के लिए गाड़ी दी थी 100 नंबर, वो इस सरकार ने 112 कर दी। और जब से सरकार ने 112 किया, 100 से 112 किया, पुलिस को लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। सरकार ने अगर 100 से 112 किया तो पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। और सुनने में तो आ रहा है कि अगर फोन मिलाओगे तो अब दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेगी पुलिस। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव न केवल हमारा आपका है, बल्कि हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जो लोग मन की बात करते थे, जो मनमर्जी थे, मन की बात करते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात चलेगी। अब नाम वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। आपको गरीब लोगों को नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकार हमें काम वाली चाहिए। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। इस क्षेत्र में और यहां के लोगों ने बहुत भरोसा किया बीजेपी पर। न केवल लोकसभा में जिताया, विधानसभा में भी जिता दिया। सुनने में आया कि मंत्री तक लोग बन गए हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं अपने गांव में पहुंचा पा रहे हैं। और ये विकास, जो खुशहाली लाने का काम है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। जितना काम समाजवादियों ने किया था, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के सब स्टेशन बनाने तक, और बिजली के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए, वो काम भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। न केवल पुरानी व्यवस्था खराब कर दी, वहीं इन्होंने बिजली का बिल भी ज्यादा देना शुरू कर दिया है। जो बिजली पहले सस्ती थी, आज उसका बिजली का बिल ज्यादा वसूल रहे हैं। और न केवल वसूल रहे हैं, बल्कि गरीबों पर मुकदमा भी ये सरकार दर्ज करा दे रही है। इसलिए आप सबसे, जहां हम अपने नामा राशि अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हैं, वहीं आपके नेता रहे जन्मेजय सिंह जी सेतवार जी, जो इस क्षेत्र के, न केवल इस क्षेत्र के बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों की मेहनत कर करके और उनको, लोगों को सेवा करने का काम किया। उन्हीं के बेटे पिंटू को भी हम आपसे सहयोग मांगे, उनके लिए भी सहयोग मांगने में आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के लिए पहले भी समाजवादियों ने विकास किया था। आने वाले समय में जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो प्राथमिकता पे इन जिलों को लेकर के हम लोग विकास से जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे, उनके इंजन आपस में टकरा रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जनता का नुकसान हो रहा है। न दिल्ली से लाभ मिल रहा है, न यूपी से लाभ मिल रहा है। जो सुविधाएं दिल्ली वालों को देनी थी और यूपी वालों को देनी थी, आपके पड़ोस में रहकर भी मुख्यमंत्री जी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है
कि सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो गरीब है। और न केवल गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है, बल्कि कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ अन्याय भी बहुत हो रहा है। भेदभाव तो है ही है, लेकिन ये सरकार अन्याय भी करती है। कई मौकों पर देखा कि यहां का आम आदमी खड़ा हो गया था अन्याय के खिलाफ, तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा था। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का तो है ही है, साथ ही साथ हमें और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, और जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। वो सोचते हैं कि अब पूर्वांचल की धरती उन्हें हटाने जा रही है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाह रही है। ये आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ मैनेजमेंट करेंगे। उस मैनेजमेंट के लिए आप सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जो चुनाव हो चुके, जहां सरकार घबरा रही है, वहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि लोगों को बूथ पे जाने के लिए रोक रहे हैं। हमारे देवरिया के साथी, पडरौना के साथी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा जाओगे? अगर ये रोकें तो पहुंच तो जाओगे बूथ पर, अपना वोट तो डालोगे। और आखिरी का जो मैनेजमेंट होता, जो ये आखिरी में मैनेजमेंट करते हैं, उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? न केवल सावधान रहना है, अगर कोई मैनेजमेंट करने आए तो उसे पकड़ना भी है। पकड़ करके कुछ सवाल भी पूछ लेना उन लोगों से। उनसे सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हालांकि हमने सुबह ही सुबह मुझे खुशी है कि हमारे बुजुर्ग साथी पूरी ईमानदारी से तैयार हैं इनको भगाने के लिए। वहीं हम आपसे कहना चाहते हैं, सुबह सुबह हमने कहा कि जहां देखें भाजपाई, वहां बिछाओ चारपाई, और इनसे सवाल पूछिएगा आप। जब ये भाजपाई आपके साथ आए, आपको मिल जाए मैनेजमेंट करते हुए कहीं गांव में, किसी कोने में, किसी गरीब के पास, तो उनसे पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है। पहला सवाल उनसे यही पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है, भाजपा आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है, भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है, भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है, भाजपा ने किसानों को, कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया है, भाजपा महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले अपने पार्टी के लोगों को क्यों बचाती है, भाजपा पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रही है। वैसे तो हमारे लखनऊ वाले मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन इधर देखा है जितने भी पेपर लीक वाले हैं वो सब भाजपाई हैं। उनके लिए आज तक बुलडोजर नहीं चालू हो पाया इनका। इसलिए नौजवान साथियों से पूछिएगा कि पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रहे हैं। भाजपा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देकर के कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूलकर महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, वो जानते होंगे जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज गया है और उनकी पोल खुल गई है। जहां भाजपा कोरोना के समय पर
हमें और आपको जानलेवा वैक्सीन जनता को क्यों लगवाना चाहती थी और क्यों लगवाई? बताओ, ये सवाल पूछोगे आप उनसे कि नहीं पूछोगे? जहां ये सवाल पूछोगे वहीं मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मन की बात करने वालों को सबक सिखा देना और उनसे कहना कि बहुत हो गई मन की बात, अब होगी संविधान की बात, और वही संविधान जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो न केवल आपके लोकसभा के सांसद जीतेंगे, बल्कि दिल्ली में भी एक नई सरकार होगी, जो उनके मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मित्र मंडल भी बदलेंगे और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ जो आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, राम आशीष माथुर जी और अजय कुमार मधेसिया, उन दोनों का स्वागत करता हूं। वहीं इनके साथ और भी सहयोगी साथी आए हैं, बहुत सहयोगी साथी आए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुजन समाज के लोग भी हमारे साथ जुटेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा अपने बहुजन समाज के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी ने और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। इसलिए संविधान बचाने के लिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मदद करना, जिससे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम लोग बचा सकें। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और भाजपा हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र दोनों बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।